निकाल लिया। चलो वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे कि अभी तक हम यूनाइटेड स्टेट्स से कंपैरिजन करने में किस किस का कंपैरिजन किया। यूरोपियन यूनियन के बारे में कंपैरिजन किया अमेरिका के साथ में। उसके बाद में ब्रिक्स नेशन के बारे में किया, आसियान के बारे में किया, ठीक है ना। अब हम, ये तो था सारी थी, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे सारे, ठीक है ना। अब ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ना लेकर हम एक एक देश के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के बाद में और कौन कौन से देश हो सकते हैं जो अमेरिका के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं अमेरिका के बराबर में खड़े हुए हैं या खड़े हुए दिखाई देने वाले हैं भविष्य में आकर। जब हम बात करते हैं तो मतलब जैसे आपके गांव में कोई एक अमीर आदमी है, ताकतवर आदमी है, तो उसके बराबर कोई और भी ताकतवर आदमी है या आने वाले समय में कोई होने वाला है, वो ढूंढ रहे हैं हम। तो अभी तक तो हमने देखा कि कोई एक इंसान तो नहीं मिला, तो कई सारे इंसानों के मिला के हमने बात की। तो जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की, वो कई देशों का एक संगठन था, 27 देशों का, कि वो 27 देश के अमेरिका से मुकाबला करने में सक्षम है। तो उन अमेरिका की ताकत क्या है उसके बारे में पहले हमने बात किया। अमेरिका के पास में मिलिट्री इक्विपमेंट्स अच्छी है, उनकी मिलिट्री अच्छी है, उनके पास में आर्थिक स्थिति अच्छी है, फाइनेंशियल पावर उनकी अच्छी है, टेक्नोलॉजी उनके पास में है, एजुकेशन उनके पास में है। तो वही हम देख रहे थे कि अमेरिका के पास में ये सारी चीजें जो हम बता रहे थे, क्या कोई एक देश में तो नहीं, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पास में कोई ऐसा संगठन है जिनके पास में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में है। तो उसमें आपने यूरोपियन यूनियन ढूंढा, फिर एशिया में आसियान कंट्रीज देखा, फिर उसके बाद में हमने बात की शार्क कंट्रीज की बात की और ब्रिक्स नेशन की बात की। आज हम देश की बात शुरू कर रहे हैं। अब इसके आगे हम देश को देखेंगे कौन कौन से देश हैं जो आने वाले दिनों में अमेरिका की फाइनेंशियल पावर, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी एजुकेशन, उनकी जो कमाई है, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके बराबर में जो छूने को जा रहे हैं, उन देशों की चर्चा करेंगे। बात आई समझ में? ना बोलेंगे। तो उसमें हम चाइना के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसराइल को ले लेंगे। इसराइल भी एक छोटा सा देश है, लेकिन आप देख रहे हो अभी भी इसराइल का फिलिस्तीन के साथ चल रहा है। 6-7 देश है मुस्लिम कंट्री, अकेला एक इसराइल उनको टक्कर दे रहा है। तो एक छोटा सा देश किस तरह से इतना महाशक्ति बन गया है कि जो सभी देशों को, उसके आसपास पड़ोसी देशों को टक्कर देने की पोजीशन में है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर रसिया की बात करेंगे। सोवियत रूस जो था अभी रसिया बन गया है। तो ये सारे, और भारत की भी क्यों ना, भारत की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चाइना की बारे में इसमें दे रखा है। चाइना भी लगभग हमारे साथ ही 1949 के अंदर वहां पर कम्युनिज्म एडॉप्ट हुआ। जैसे अपना देश आजाद हुआ तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 1949 में आया, और वो 1949 में माओ जेदांग ने वहां पर साम्यवादी शासन, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित किया। और 1949 से आज 2021 तक देखते हैं कि किस तरह से वो कितना ताकतवर हो गया है। वो एक कम्युनिस्ट कंट्री, एक तरफ तो हमने बात की एक ऐसे कम्युनिस्ट देश के बारे में, सोवियत रूस की बात की जो कि टूट चुका है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात कर रहे थे 1991 में, उसका विघटन हो गया। दूसरी तरफ एक चाइना जैसा देश है जो बोल रहे हैं कि 2040 तक विश्व की महाशक्ति बन जाएगी, आर्थिक मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ जाएगा। तो कैसे एक कम्युनिस्ट देश फेल हो गया, जिसके टुकड़े हो गए 14, और दूसरी तरफ एक चाइना भी कम्युनिस्ट देश था
जो आज इतना ताकतवर होता जा रहा है कि बोल रहे 2040 तक ये अमेरिका की इकोनॉमी को, आर्थिक स्थिति जो अमेरिका के पास में जितना पैसा है उसको क्रॉस कर जाएगा। तो आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया? चाइना की मतलब ईश्वर ने ऐसा क्या दे दिया चाइना को जो इस पोजीशन में है? वो सब देखने वाले हैं। किस तरह से चाइना एक मतलब अमेरिका शुरू शुरू में जब चाइना आजाद हुआ, आजाद क्या कहोगे उसको, कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुआ वहां पर, तब उसी चाइना को सोवियत रूस ने मदद की, ठीक है ना, कि चलो भाई हमारा कम्युनिस्ट स्टेट है, कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर रहा है, इसकी मदद करते हैं। तो वो चाइना कभी सोवियत रूस की मदद से जो खड़ा हुआ, क्या है उसके पास आखिर, वो इतना ताकतवर बन गया, सभी पड़ोसी देशों को आंखें दिखाता है, साउथ चीन चाइना सी के अंदर अपना कब्जा जमाता है, भारत को आंखें दिखाता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करता है। 1962 की लड़ाई के अंदर इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ता है इस चाइना से। तो किस तरह से ये प्रोग्रेस करता गया, इसके बारे में आप हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर आगे जितना भी जब तक इसके बारे में बात करेंगे तो यही बात होने वाली है, ठीक है। तो चाइना एक थर्ड पावर के रूप में खड़ा हुआ है। फर्स्ट में तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, सेकंड में रसिया बोलते थे, या फिर अभी तो यूरोपियन यूनियन को समझ लो। तो ये थर्ड पावर के रूप में खड़ा हो गया। 1978 से यहाँ पर अगर पढ़ोगे, देखो चौथी पांचवी लाइन में है कि चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ देखा जा सकता है। यानी कि 1978 से इसके क्या पर लग गए क्या, जो अपने आप को उड़ने लगा ये, ठीक है ना। तो आर्थिक सुधारों की यहाँ शुरुआत की गई। पहले यहाँ पर भी यही था कि भाई दूसरे देशों के लिए पाबंदी थी, दूसरे देशों से इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं लगा सकते थे। ये भी बोल रहे थे हम भी अपनी खेती से ही काम चलाएंगे, हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उससे काम चलाएंगे, हमको दूसरे देशों की मदद नहीं चाहिए। जैसे कि सभी कम्युनिस्ट साम्यवादी देश बोलते थे, ऐसे चाइना की भी पॉलिसी यही थी, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर 1978 में बदलाव किया, चेंजेस लेके आए, और 1978 से आज तक इस बदलाव में 2040 में ये देखो दिखाया है, ये अमेरिका को पछाड़ने की ये दिखा रहे हैं। ये चाइना की दीवार दिखाया है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया गया है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी खतरा बना हुआ, अमेरिका के लिए भी चाइना खतरा बना हुआ है। चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ जाएगा। ये चाइना के ड्रैगन का फोटो है, चाइना को हम ड्रैगन से सिग्निफाई करते हैं। तो चाइना का ड्रैगन अमेरिका का राष्ट्रपति इसके सामने कितना छोटा लग रहा है। यानी कि 2040 में ये पोजीशन हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये कैसे हो रही है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये तो आपको पता है कि मेन कारण तो क्या है, इनके पास में बहुत पॉपुलेशन, इनके पास में ईश्वर की कृपा से काफी अच्छी खासी है इनकी पॉपुलेशन। तो वो एक कारण है। इनके पास ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक संसाधन ईश्वर ने खूब दिया इनको। हर चीज के मायने में चाइना नंबर 1 पे है। आप आयरन और देखो, कॉपर देखिए, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देखिए, हर मामले में चाइना नंबर 1 पे चलता है। और इसकी जो रीजनल लोकेशन है, जो सी के ऊपर में, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। दूसरे देशों के साथ में बिजनेस व्यापार ओशन के थ्रू करने में सस्ता पड़ता है। तो इसका रीजनल लोकेशन बहुत मजेदार है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका इतना है कि अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है, अमेरिका को भी बार बार धमकियां दी जाती है इसकी तरफ से, ठीक है ना। तो ये 1949 की बात है, लास्ट में पैराग्राफ है, हम दोस्तों 58 पेज नंबर 58 पे देख रहे हैं। 1949 में माओ जेदांग एक नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके नेतृत्व में चीनी गणराज्य की स्थापना हुई।
यानी कि एक तरफ माओ जेदांग थे, एक तरफ चांग काई शेक थे, उनकी नेशनलिस्ट पार्टी थे, इनके बीच में आपस में कुछ देश में किस तरह का शासन हो। चांग काई शेक चाहते थे कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी हो, माओ जेदांग जेदांग चाहता था कि यहाँ पर कम्युनिज्म हो। तो इन बातों का आखिर निचोड़ ये निकला 1949 में, माओ जीत गया, माओ की पार्टी जीत गई और वहां पर लड़ाई ही हुई दोनों पार्टियों के बीच में, और वहां पर साम्यवादी शासन कम्युनिज्म अडॉप्ट हो गया। लेकिन ये कम्युनिज्म था आर्थिक रूप से पिछड़े चीन, साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते भी तोड़ लिए। अब इन्होंने क्या कर लिया, जैसे कि सारे साम्यवादी देश रखते हैं, ना ना भाई हमें दूसरे देशों के साथ में कोई रिश्ते नहीं रखने, कोई किसी तरह के संबंध नहीं रखने। इनका यही चलता था, किसी देशों के साथ कोई रिलेशंस की बात नहीं रखते थे। तो और अपने ही जितने संसाधन थे उसी से हम गुजारा करेंगे, ये इनका था। तो कुछ सालों तक तो सोवियत संघ से इनको मदद मिली, फिर लेकिन वो मदद भी जो तब उन्होंने सोवियत मॉडल अपनाया तो उन्होंने मदद की कुछ दिनों तक, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने शुरू कर दिए। यानी कि कहने का मतलब जो इनके पास में एग्रीकल्चर खेती कर रहे थे उससे जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, उससे पैसा जो आया, उस पैसे को लेकर इन्होंने उद्योगों के ऊपर लगाया, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर लगाया। अब उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी, पैसे तो इनके पास खेती से सरप्लस वो लगा पा रहे थे, लेकिन उससे टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, क्योंकि दूसरे देशों के साथ में संबंध खत्म कर रखे थे इन्होंने। विदेशी मुद्रा नहीं आ रहा, दूसरे देशों से पैसे नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ अपने घरेलू लेवल पे ही सब कुछ तैयार करना शुरू किया। हम बात करें चाइना कैसे आगे निकला, यानी कि दूसरे देशों से संबंध तोड़ रखे थे, किसी देश के साथ संबंध नहीं थे, साम्यवादी देशों से ही थे। टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी दूसरे देशों से, साइंटिस्ट नहीं मिल पा रहे थे, नई चीजें नहीं सीख पा रहे थे। अपनी खेती में जो अनाज पैदा हुआ उसमें से जो सरप्लस मिला, सबका देश का गुजारा करके उस पैसे को इन्होंने फैक्ट्रियां लगाने के ऊपर लगाया, ठीक है। तो इससे ये तो सही है कि इनकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई, फैक्ट्रियां यहाँ पर अच्छे से लग गई, सभी नागरिकों को रोजगार मिल गए, कल्याण का लाभ भी मिलने लगा सभी को, ठीक है। शिक्षित करने के मामलों में ये, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, चीन अब धीरे धीरे बाकी देशों से आगे निकलने लगा। यानी कि जो अपने देश में पैदावार हुई उस पैदावार से इन्होंने अपने नागरिकों को शिक्षा देना शुरू की, एजुकेशन हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च किया। तो कई सारे विकसित देश थे जो डेवलप्ड कंट्री थे, उससे चाइना धीरे धीरे आगे निकला और इनकी जो विकास की जो दर थी वो 5 से 6% तक चल रही थी। जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या थी, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो जनसंख्या इनकी प्रोग्रेस की दर है वो तो 5 से 6% थी विकास की दर, लेकिन जनसंख्या भी 2 से 3% बढ़ रही है, लगातार रात दिन जनसंख्या बढ़े जा रही है। तो वो जो फायदा मिलना चाहिए ना बढ़े, ना मिल पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पैसा आ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जो हुई इनकी आबादी थी, ये इससे विकास का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था। खेती की जो पैदावार है उसमें से जो बच पा रहा था उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा सामना चीन को करना पड़ा जो पहले सोवियत रूस को करना पड़ा था, लगभग उस तरह की कंडीशन चाइना के पास में भी आ गई थी। यानी कि चाइना का भी बहुत ज्यादा, एक बार तो लगा कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो लगा कि नहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, जितना प्रोग्रेस कर रहा है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जा रही है तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो फिर इनका दिमाग काम करना शुरू किया, इन्होंने कुछ पॉलिसी डिसीजन लिए कि भाई नहीं ऐसे तो काम नहीं करना, काम नहीं चलने वाला,
तो क्या करना होगा, 1972 में इन्होंने अमेरिका से संबंध बनाए कि भाई अभी खत्म करो, ये एकांतवास खत्म हो गया, बहुत दिन हो गया, हमने अपनी जिद पे अड़े रहे कि जो पूंजीवादी देश है उनसे संबंध नहीं बनाएंगे। तो 1900 और जाके 72 में इन्होंने अमेरिका के साथ संबंध बनाए, और 1973 में चाउ एन लाई ने, जो वहां के उस टाइम में अध्यक्ष थे, उन्होंने, चाउ एन लाई वहां के प्रधानमंत्री थे चाइना के, उन्होंने अपनी सेना के ऊपर, कृषि के ऊपर, विज्ञान के ऊपर ये काम करने के लिए प्रपोजल लेके आया कि भाई मेरे को चाइना को डेवलप करना है, और डेवलप करने के लिए मुझे विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिलिट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा मुझे, तब जाके देश की प्रोग्रेस होगी। तो उसके बाद 1978 का टाइम आ गया। ये तो चाउ एन लाई का टाइम था 1973 के अंदर। 1978 में फिर देंग शाओपोंग आए। शाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधार कर दिया। अब ये इससे भी आगे निकल गए, चाउ एन लाई से भी। क्या किया इन्होंने, देंग शाओपेंग ने बोला कि भाई बहुत दिन हो गए, अब अपने दरवाजे हम दूसरे देशों के लिए खोल देते हैं, दूसरे देशों से लोगों को आने दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने दो, मल्टीनेशनल कंपनियां लगने दो, साइंटिस्ट को आने दो, ताकि हमारे देश के अंदर पूंजी आएगी, प्रौद्योगिकी आएगी, इससे हमारी व्यवस्था एक बाजार मूलक बन जाए। यानी कि बाजार का मतलब ये हो गया कि लोग जितना पैसा, मैक्सिमम पैसा लगाएं, दूसरे देशों के भी लोग लगाएं, और यहाँ पर लोग अपना पैसा लगाएं, लोग रोजगार आए, दूसरे देशों से भी लोग आके काम करें, तो इस तरह से हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। यानी कि 1978 में जो इन्होंने पॉलिसीज डिसीजन लिया, उसका फायदा ये मिला कि अब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस की राह अडॉप्ट कर ली, इन्होंने प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, खेती के अंदर हो रहा है, सेना आधुनिक हो रही है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में टेक्नोलॉजी आ रही है दूसरे देशों से। अब इसमें और बस सोवियत रूस तो फेल हो चुका, दफन हो चुका था, टूट गया, उसके 14 टुकड़े हो गए। तो उसमें इसमें क्या अंतर रहा, उसको देखते हैं। क्यों जो सोवियत रूस जो कि साम्यवादी देश था, वो फेल हो गया और चाइना पास हो गया। तो उसके कारण क्या है, तो पहला तो जैसे सोवियत रूस ने क्या किया, शॉक थेरेपी ली। शॉक थेरेपी का मतलब जो अमेरिका है वो मदद कर रहा था उनकी पैसे के मामले में, सब कुछ उसने अपना एक साथ में फैक्ट्री वैक्ट्री बेच डाली प्राइवेट लोगों को, खेती जो है सरकार के अपने कब्जे में थी, प्राइवेट लोगों को एक साथ दे दी, तो पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया था। लेकिन चाइना ने ऐसे बेवकूफी नहीं की, चाइना ने समझदारी से काम लिया। चाइना ने ये नहीं कि अपनी इंडस्ट्रीज सारी बेच दो भाई प्राइवेट लोगों को, खेती भी प्राइवेट लोगों को दे दो, नहीं, इन्होंने टाइम लिया। 1982 में खेती का निजीकरण किया। पहले सरकार के पास थे खेती के पूरे संसाधन, 1982 में खेती को प्राइवेट कर दिया, ठीक है। और 1982 से 1998 तक इंतजार किया, देखा कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। अगर इनके रिजल्ट सही आएंगे तो हम आगे उद्योगों को भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो 1998 में फिर इन्होंने व्यापार का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रीज का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और भाई अपने यहाँ पर आर्थिक जोन खोल दिए, इकोनॉमिक जोन। किस तरह के इकोनॉमिक जोन के, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्री लगेंगी, जगह ईयर मार्क कर दी, ये जगह जमीन फैक्ट्री के लिए होगी, यहाँ पर लोग फैक्ट्री लगाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, SCZ, जैसे भारत के अंदर भी है, आपके बाउल में है, या फिर अपने मानेसर के अंदर है। तो वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, उसके साथ में और छोटी यूनिटें होंगी। तो इससे क्या होगा, एक जगह सबको काम करने को मिलेगा। एक बड़ी यूनिट को, मान लो कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसको स्टीयरिंग चाहिए, उसको टायर चाहिए, उसको उसकी बॉडी के लिए काम चाहिए, तो सारा काम एक साथ में एक जगह पे होने लगा। तो क्या हुआ, जिससे जो छोटे उद्योग हैं वो भी पनपे, बड़े उद्योग को सब कहीं दूसरी जगह से मंगाना नहीं पड़ रहा, माल रॉ मटेरियल एक ही जगह से मिल रहा है।
तो इस तरह से नई उद्योग आर्थिक नीतियों से उनको जो उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी थी, मतलब जड़ पकड़ चुकी थी, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, अब ये धीरे-धीरे प्रोग्रेस होने लगी। मैं पढ़ रहा हूं आपका पेज नंबर आपके 59 के ऊपर हूं और यहां पर 1982 में देख पा रहे हो मेरे अंगूठे के पास, यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं 1982 वाला। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं। अब नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को जड़ता से उभरने में मदद मिली। तो धीरे धीरे वो जड़ता खत्म होने लगी, जो मतलब रुकी हुई थी इकोनॉमी, अब प्रोग्रेस करने लगी। कृषि उत्पाद ग्रामीण आय में धीरे धीरे कृषि के अंदर में भी डेवलपमेंट, ग्रामीण लोगों को भी आय का डेवलपमेंट होने लगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा। लोग अपने पास में पैसा, उनके पास खर्चा करने के बाद पैसा बचने लगा। इससे उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि तेज हो रही थी। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत सुधरती जा रही थी। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही थी। बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था ये देश। ठीक है, चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश है। यानी कि अब चाइना की ये हालत हो गई, इतना अट्रैक्टिव हो गया कि दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आकर पैसा लगाने लगे। ठीक है ना, तो अब फॉरेन करेंसी भी आ रही है, विदेशों से भी पैसा आ रहा है। ठीक है, चीन के पास विदेशी मुद्रा का भंडार हो गया है। दूसरे देशों से लोग जाके वहां काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा था। अब ये जो पैसा आ रहा है उससे दूसरे देशों के अंदर पैसा लगाना शुरू किया। बात कर रहे हैं चीन कैसे एकदम उभर कर आ रहा है। तो 2001 में फिर इसने डब्ल्यूटीओ की भी मेंबरशिप ले ली, विश्व व्यापार संगठन का मेंबर बन गया। अब दूसरे देशों से अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम उठा दिया। यानी कि जब कोई देश डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन जाता है तो उसको आपके देश, अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया उसने दूसरे देशों के लिए। तो इससे होगा क्या, दू, दूसरे देश के लोग भी यहाँ आके आके व्यापार करना शुरू करेंगे, प्रोग्रेस होगी। तो चीन की आर्थिक स्थिति में नाटकीय सुधार हुआ। अब इकोनॉमी उनकी डेवलप होती जा रही है। वहां हर किसी को, अब ये भी नहीं है कि ये सब कुछ जितना भी हो रहा था उसका सबको बराबर लाभ मिला। ऐसा कभी हर देश में नहीं होता है कि जितना भी प्रोग्रेस हो रही है उसका सब लोगों को बराबर से उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चीन भी इससे अछूता नहीं है। ठीक है ना, चीन में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो देश के शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है, जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे शंघाई जैसा शहर है, वो में डेवलप हो रहे हैं। पूरे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है। अब देखो, अब इस चीन की ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं कि वहां पर बेरोजगारी बढ़ी है। 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। यानी कि उस पीरियड की बात कर रहा है 2001-2002 में, जब चीन ने अपने दूसरे देशों के लिए द्वार खोल दिए। उस पीरियड में 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं है। ये अलग बात है कि भारत में तो इससे भी ज्यादा को बेरोजगारी है आज के दिन, हालत खराब है। लेकिन चीन की भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, रोजगार की तलाश में थे। और लेडीज की हालत तो किसी भी देश में बात कर लो, सब कहीं पर कमोवेश वही मिलती है। तो महिलाओं को रोजगार, काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने यूरोप के 18th और 19th सेंचुरी में थी। यानी कि जो यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर महिलाओं की हालत थी, आज आज चीन में उससे अच्छी हालत नहीं है। महिलाओं को भी उतना ही मतलब सफर करना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है उनके पास, काम ज्यादा करना पड़ रहा है। इसके साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां भी होगा तो ये बात निश्चित है कि भाई फैक्ट्री उद्योगों के लगने से पर्यावरण को तो नुकसान होना है। तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। और जो गांव के अंदर और शहर के तथा तटीय तटीय
और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच बड़ा आर्थिक। मैं नेक्स्ट पेज में पहुंच चुका हूँ, 60 नंबर पेज के ऊपर, 60। वहां पर बहुत फर्क आ गया है। यानी कि जो गांव के लोग हैं और जो तटीय इलाकों में रह रहे हैं, मैंने कहा ना कि जैसे शंघाई जैसे शहर जो कोस्टल में हैं, वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, व्यापार ज्यादा हो रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन जो मुख्य भूमि के ऊपर लोग रह रहे हैं, उनको इस प्रोग्रेस का इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन देखने में लग रहा है, रीजनली अपने आस पड़ोस के देशों के बीच में तो चीन लग रहा है कि बहुत प्रोग्रेस कर गया भाई चाइना। लेकिन आर्थिक स्थिति के रूप में उभर रहा है, लेकिन उनके अंदर के हालात क्या है वो आपने जान लिया। ठीक है, लोग दूसरे देश सब इसका लोहा मान रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया में पारस्परिक जुड़ाव और निर्भरता से अब ये स्थिति बना दी है कि व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। यानी कि चीन, देखो भारत के साथ देख लो, चीन के संबंध इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, दोनों देश व्यापार आपस में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही इनका सभी देशों के साथ में चल रहा था, व्यापारिक साझेदारी के साथ काम कर रहा है। चीन जापान के साथ में, अमेरिका के साथ, और जितने भी आसियान के देश है, जिसकी ब्रुनई की बात कर रहा था मैं, या फिर कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इन देशों के साथ में इसके संबंध, व्यापारिक संबंध, और रूस के साथ में भी चीन ने अपने जो भी छोटे मोटे विवाद थे उनको सुलझा लिया और अपने संबंध आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। अब चीन और ताइवान के क्या मतभेद है, मैंने बताया कि एक तरफ चांग काई शेक थे, एक तरफ माओ जेदांग थे। चांग काई शेक चाह रहे थे चीन के अंदर डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र हो, माओ जेदांग साम्यवादी ला रहा था। तो चांग काई शेक को इन्होंने खदेड़ दिया वहां से, चीन से। वो अब ताइवान के अंदर में शासन चला रही है उनकी पार्टी। ठीक है ना, वहां पर डेमोक्रेसी है और चीन के अंदर साम्यवादी शासन है। तो इनके जो संबंध खराब चल रहे थे ताइवान के और चाइना के, वो भी आगे आने वाले दिनों में सुधरने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएंगे। और भाई चाइना के क्यों साथ में आते हैं दूसरे देश जो आस पड़ोस के हैं? एक तो इसकी आर्थिक कंडीशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा सब चीजें इतनी, प्रोडक्ट इतने सस्ते बनाते हैं, दूसरा जितने भी आर्थिक आसियान के देश हैं, पूरे एक वित्तीय संकट आया था 1997 में, सब देशों में गरीबी आ गई थी। उस टाइम में भी आसियान के देशों की चीन मदद करने के लिए आगे बढ़ा था। ठीक है ना, चीन ने जितने भी आसियान कंट्रीज है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, पहले आपको बताए, तो उनके मदद करने में चाइना ने 1997 में काफी मदद की थी। ठीक है, तो ये नीतियां हैं जो दूसरे देशों के साथ में इनके संबंध अच्छे बनाती है और एक विश्व शक्ति के रूप में चाइना उभर के आ रहा है। तो ये देखो, दो फोटो दिखा रखे ऊपर, एक ये चाइना का फोटो है जो ये दिखा रहे हैं कि भाई चाइना एक रेड किताब, यानी कि साम्यवादी जो रेड किताब है वो माओ जेदांग की किताब के बारे में बात कर रही है, बुक जो दिखा रखी है। तो ये साम्यवादी व्यवस्था पे जो शुरू हुआ, आज रेड टाई बांध ली, यानी कि आज वो साम्यवादी देश ना होकर पूंजीवादी देश की तरफ चला गया। यानी कि जो देश शुरू के अंदर कम्युनिज्म में विश्वास करता था, दूसरे देशों से अपने संबंध कम रखना चाहता था, अपने द्वार नहीं खोल रखे थे दूसरे देशों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो दे रहा था, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा नहीं होने दे रहा था, दूसरों देशों की एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर रहा था, आज वो चाइना 2003 से 2013 तक आते आते इसने जो है कैसे पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ अडॉप्ट कर लिया। और इन्होंने जो भी पूंजीवादी व्यवस्था को अडॉप्ट किया वो धीरे धीरे किया, धीरे धीरे, यानी कि पहले कृषि के ऊपर काम किया, कृषि के मामले में काफी प्रोग्रेस कर ली।
फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया। तो इनके यहाँ पर सुधारों का देश की प्रोग्रेस के अंदर लाभ मिला, अदरवाइज इतना प्रोग्रेस मिलने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि जो पॉलिसी रसिया ने अपनाई, रसिया को उसका काफी नुकसान हो गया था। लेकिन चाइना ने इस तरफ में जो सुधार के कार्यक्रम लिए वो काफी प्रोग्रेसिव थे। ठीक है, तो अब आज का हम इतना ही करना है। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया चीन के साथ भारत के संबंध को। आगे भारत और चाइना के संबंध कैसे हैं वो आगे पढ़ेंगे। अभी यहीं पर आज का समाप्त करते हैं। ठीक है, काम करते रहिएगा। हाँ, अवन ओके बोल गई, वेरी गुड। प्रमोद ने तो पता नहीं, ये आके खोल के चला जाता है या नहीं, तन्नू का कुछ भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ है तो बेटा, क्या बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ बोलोगे तब तो पता लगेगा। बस 45 मिनट में आप यहाँ पर बैठ गए और चले गए। ठीक है, इससे फायदा नहीं होने वाला है। ये आप, इससे किसी और का नुकसान या बेनिफिट सिर्फ तुम लोगों का है। अगर आपने डेडिकेशन के साथ काम करोगे, बेनिफिट होगा आपको, होगा, नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। तो ये ध्यान में रखिए। अभी एग्जिट करते हैं और आगे के काम के इसको पूरा रिवाइज कीजिए, और इनके क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा, ग्रुप से क्वेश्चन आंसर कीजिए। ओके, बाय सभी को।